सम्मानित बहुजन समाज के लोगों, अभी हमारा जैसा कि विषय है कि कर्मचारी अधिकारी इस बहुजन समाज में निर्माण करने के पीछे फुले साहू अम्बेडकर जो इस बहुजन समाज के महापुरुष हैं, तो कर्मचारी अधिकारी के निर्मिति के पीछे इन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, इस उद्देश्य पर हम चर्चा करने के लिए लाइव आए हैं। अभी जितने मित्रों के पास में ये हमारा वीडियो जा रहा है, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कृपया पहले कि हमारी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास तक कि नहीं। थोड़ा देखते रहिए, आप कमेंट में देखते रहिए मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं। आप लोग देख रहे हो अगर तो इसको आप अपने मोबाइल पर भंते अलार कालाम के पेज पर जाइए, भंते अलार कालाम फेसबुक पर, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोगों के पास तक ये पहुंच सके। बहुजनों के पास पहुंचनेगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार होगा। जो हमारा बहुजन समाज का कर्मचारी वर्ग अपने उद्देश्य से जाने अनजाने में भटक चुका है, उनको एक दिशा प्रदान हो, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए नौकरी करना अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। नौकरी करना, तनख्वाह उठाना, ये अपने आप में कोई उद्देश्य नहीं है। इस उद्देश्य के लिए कर्मचारी अधिकारियों के लिए हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान नहीं किए, बल्कि इसके पीछे महापुरुषों का बहुत बड़ा उद्देश्य था। आ रहा है? आवाज़ आ रही है? साथियों, आधुनिक काल में महामना ज्योतिराव फुले अंग्रेज़ों की शासनकाल में 7वीं की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनका एक ब्राह्मण मित्र था जो कि उनका सहपाठी था। उसने अपनी शादी के दिन, गौना के दिन बारात में जाने के लिए, सम्मिलित होने के लिए महामना ज्योतिराव फुले को, जो कि मित्र थे, आमंत्रित करते हैं। ज्योतिराव फुले उस शादी में, बारात में शामिल होने के बाद जब उनकी पोशाक अथवा पगड़ी से ब्राह्मणों ने पहचान किया कि ये तो शूद्र है, ब्राह्मणों की बारात में भला एक शूद्र कैसे शामिल हो सकता है, इस बात से ब्राह्मणों को उनका वर्चस्व जो है, उनका वर्चस्व लहूलुहान हुआ कि आखिर हमारी बारात में एक शूद्र की क्या हैसियत की शामिल हो। तो ज्योतिराव फुले को धक्के मार करके, अपमानित करते हुए वहाँ से निकाल दिया गया। जब ये घटना हुई तो कुछ दूर पर खड़े हुए जो अछूत समाज के लोग थे, जिनके गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकी हुई थी, वो लोग जो है ज्योतिराव फुले अपमानित करके निकाले जाने के बाद उन ज्योतिराव फुले को इनके ऊपर हंसते हैं अछूत जाति के लोग। जब वो हंसते हैं तो ज्योतिराव फुले के दिल में बहुत आघात लगता है। मेरा तो केवल अपमान हुआ, मेरे ऊपर वो भी हंस रहे हैं जिनके गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकी है, वो भी हंस रहे हैं मेरे ऊपर। इनको इस बात का जरा भी गम नहीं है कि मेरे से ज्यादा अपमान इनका हो रहा है, जिनके गले में हांडी, पीछे झाड़ू लटकी हुई है, इनको इस बात का गम नहीं है।
हमारा तो केवल अपमान हुआ है, हमारे ऊपर ये हंस रहे हैं। ये घटना देखते हैं। उसके बाद जो है वो खिन्न होकर के आते हैं अपने परिवार में। पिताजी जो उनके गोविंदराव फुले थे उनसे चर्चा करते हैं, अपनी मनोदशा उनसे व्यक्त करते हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं कि बेटा ये तो व्यवस्था है, समाज की यही रीति है, इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणों की वो ऊंचे लोग हैं, ऊंचे जाति के लोग हैं, आखिर क्यों गए थे उनके शादी में शामिल होने के लिए? तुमको जाना नहीं चाहिए था, वो बड़े लोग हैं। हमारी हैसियत क्या है उनके जो है बारात में शामिल होने की? तो तुमको नहीं जाना चाहिए था। तो अभी तक ज्योतिराव फुले उस व्यक्ति के ऊपर जो है गुस्सा हो रहे थे और उसको जो है अपना अपमान का वजह समझ रहे थे, जिसने उनको धक्के दे करके बाहर निकाला था। लेकिन जब पिताजी के द्वारा ये समझ में आया कि ये व्यवस्था की देन है, हमारी जो जगह जगह अपमान होता है ये व्यवस्था की वजह से होता है। वो व्यवस्था कौन सी? जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पर आधारित जो समाज बना हुआ है, तो इस व्यवस्था की वजह से आपका अपमान हुआ। तो ज्योतिराव फुले जो अपना दुश्मन उस व्यक्ति को समझ रहे थे, तो उनको समझ में आया कि वो व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं है, वो व्यक्ति तो केवल मात्र एक जरिया है, ये व्यवस्था हमारी दुश्मन है। उस व्यवस्था की वजह से मेरा जो अपमान हुआ, उसकी वजह से हमारे समाज के अंदर में, पूरे देश भर में हजारों लाखों लोगों के साथ में प्रतिदिन अपमान होते रहते हैं। ये बात उनको समझ में आई और उन्होंने अपने जीवन में एक मकसद ठान लिया कि उस व्यवस्था को, जिसने हमको नीच बनाया, शूद्र बनाया और हमको समस्त जो है अधिकारों से वंचित किया, उस व्यवस्था को ध्वस्त करके मानवतावादी, समतावादी समाज का निर्माण करना, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करना। और इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के बाद ये निर्माण करना, यही हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य होगा, उन्होंने ठान लिया। अभी कितने लोग लाइव हैं साथियों? आप जितने लोग, हाँ अरे देखो ना साथियों, आप जितने लोग लाइव, हाँ 14 आप जितने लोग लाइव देख रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ग्रुपों में शेयर करें, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच सके लोगों के पास। तो ज्योतिराव फुले ने जब ये ठान लिया कि इस व्यवस्था को ध्वस्त करना ही हमारा अंतिम उद्देश्य होगा, तो उस व्यवस्था के बारे में उन्होंने अध्ययन किया। तो समझ में आया कि ये व्यवस्था जितना दिखाई देती है, इसकी जड़ें उतनी ज़्यादा गहरी हैं। इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकना इतना सामान्य बात नहीं है। इस व्यवस्था के तहत हमारे लोगों का जो अपमान होता रहता है, हर व्यक्ति जो है हमारे समाज का अपमान का घूंट पी लेता है, लेकिन कोई विद्रोह करने को तैयार नहीं है। इसका मूल वजह है कि उनके अंदर जब मान सम्मान स्वाभिमान ही नहीं है, तो अपमान की भाषा उनको समझ में नहीं आती। अपमान तो उसको समझ में आएगा ना जो जिसका सम्मान हो। हमारे समाज के लोगों का सम्मान ही छीन लिया गया है। तो हम सम्मान का क्या मतलब है? तो उसको मैं गणित के माध्यम से थोड़ा सा आमतौर पे बताता हूँ कि हमारे लोगों को किस प्रकार से जो है 2 टांग का जानवर बनाया गया था। मनुष्य माइनस मान सम्मान स्वाभिमान बराबर 2 टांग का जानवर। हमारे जिस मनुष्य के जीवन से उसका मान सम्मान स्वाभिमान छीन लिया जाता है, वो केवल मात्र 2 टांग का जानवर बनकर के रह जाता है। और जब 2 टांग का जानवर बनकर के रह जाता है, उसको मान सम्मान है नहीं। अपमान करो तो वो सह जाता है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमारे समाज में मान सम्मान स्वाभिमान आने के लिए मुझको क्या करना चाहिए? जब तक इनके अंदर स्वाभिमान नहीं आएगा, इनको अपमान नहीं लगेगा। जब तक अपमान नहीं आएगा, इनको जो है व्यवस्था को ध्वस्त करने में हमारा साथ क्यों देंगे? तो ज्योतिराव फुले साहब ने अपने ऊपर निरीक्षण किया कि ये मुझको ही अपमान की भाषा क्यों समझ में आती। तो उनको समझ में आया कि क्योंकि मैं पढ़ लिया, अंग्रेजी हुकूमत में पढ़ने के बाद में उनको मान सम्मान स्वाभिमान जो आ गया, उसकी वजह से बुरा लगा। तो ज्योतिराव फुले साहब ने ये ठान लिया कि इनको, अगर इस व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूँ, इस ध्वस्त करने के लिए इस व्यवस्था को हजारों लाखों लोगों की एक
संगठन होना चाहिए, एक संघ होना चाहिए। और ऐसे लोग संघ में शामिल होने के लिए मेरे पास क्या करने चाहिए? तो पहले इस समाज को पढ़ाना होगा, पढ़ाने के बाद इनके अंदर मान सम्मान स्वाभिमान की भाषा समझने लगेंगे, तो उसके बाद हमारा साथ सहयोग करेंगे। तो इसलिए नहीं, लास्ट में तो ज्योतिराव फुले ने अपने समाज के लोगों को पढ़ाने के लिए जो है उन्होंने अभियान चलाना चाहा। तो उन्होंने फिर विचार किया कि इस समाज को अगर हमें एजुकेट करना है तो कोई जब पुरुष पढ़ा लिखा होता है तो केवल एक व्यक्ति पढ़ा होता है, लेकिन जब किसी घर की एक महिला पढ़ी होती है तो पूरा समाज, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो उन्होंने महिला को निशाने पर लिया कि इन महिलाओं को ही हम एजुकेट कर दें तो पूरा समाज हमारा एजुकेट हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा। जब पूरा समाज शिक्षित हो जाएगा तो मान सम्मान स्वाभिमान आ जाएगा। स्वाभिमान आने के बाद में उनको अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। तो जो अपमान दिन प्रतिदिन हमारे समाज के लोगों के ऊपर इस व्यवस्था के कारण हो रहा है, इस अपमान के विरोध में इस समाज के लोगों को उतारा जा सकता है और इसकी व्यवस्था ध्वस्त की जा सकती है। ये बात उनको समझ में आई। इसलिए महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने जो तैयारी की, इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को सबसे पहले जो है शिक्षित किया। और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ लिख करके तैयार हो जाती हैं तो इन दो लोगों ने पढ़ाई लिखाई का जो अभियान चलाया अपने समाज की बच्चियों को पढ़ाने का, तो उनको जो है बहुत ज़्यादा अपमान झेलना पड़ा। माता सावित्रीबाई के मुकाबले आज तक कोई स्त्री जो है अपमान नहीं झेली है, वो भी दूसरे के हित के लिए, समाज के हित के लिए। कोई व्यक्ति अगर सबसे ज़्यादा जो है कोई स्त्री सबसे ज़्यादा अपमान का शिकार हुई है तो वो कोई और नहीं है, माता सावित्रीबाई फुले है। तो माता सावित्रीबाई फुले जब अपने बच्चियों को शिक्षित करने के लिए जा रही होती थी तो इस समाज में एक प्रचलन था कि स्त्रियों का पढ़ना समझ लीजिए कि अधर्म है। और ये इतना बड़ा अधर्म है कि धरती फट सकती, आसमान गिर सकता है। ये इतना बड़ा अधर्म है कि इस सृष्टि का विनाश हो सकता है और ये पाप है, एक प्रकार का अपराध है। ऐसा पोंगा पंडितों ने जो है, जिस पोंगा पंडित नहीं कहा सकता, पोंगा ब्राह्मणों ने फैला रखा था। क्योंकि पंडित तो फिलहाल विद्वान होता है, ब्राह्मण का विद्वान का बड़ा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। अगर विद्वान होता, पंडित होता तो देश के विकास में उसका सहयोग होता। आज तक रिकॉर्ड है उसने विनाश ही विनाश किया है, चाहे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो, चाहे मौर्य काल के दौरान जो है विकसित हुआ महाशक्तिशाली बनकर के उभरा भारत हो, दोनों को विनाश किया, आज भी विनाश कर रहा है। जिसने तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को जलाया, वो विनाश किया। तो ये पंडित, मैं ब्राह्मण को नहीं मानता, मैं ब्राह्मण को एक चीज मानता हूं, शैतान मानता हूं। शैतान क्यों मानता हूं? इसकी एक वजह है। शैतान इंसानियत की भाषा नहीं जानता और दूसरा ब्राह्मण यह भी इंसानियत की भाषा नहीं जानता। जिसने इंसानों को मरे जानवरों का मांस खाने के लिए मजबूर कर दिया हो, वो भी राजाओं के खानदान के लोगों को कम से कम इतना तो इज्जत बख्शनी चाहिए थी। एक राजा दूसरे राजा को जब दंडित करता है तो राजशाही तरीके से दंडित करता है, इतना भी ख्याल नहीं रखा ब्राह्मणों ने। राजा खानदान के जो ओबीसी SC ST के लोग हैं, ये राजा खानदान के लोग हैं, इनको कहाँ किस स्तर तक पहुंचाया? मरे जानवरों का मांस खाने तक जो है ये अछूत समाज के लोग मजबूर हो गए, इस स्तर तक पहुंचा दिया। तो ज्योतिराव फुले जब जो है अपनी पत्नी को साथ में लेकर के समाज को शिक्षा अभियान चलाया, तो इस दौरान उन्होंने 1953 में जाकर के 1953 में पूना के अंदर में एक महिला महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। भारत के अंदर में पहला महिला विद्यालय अगर कहीं स्थापित हुआ, वो भी नव भारत में, अर्थात आधुनिक भारत में, तो माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले साहब के अथक प्रयासों का परिणाम है कि उन्होंने हमारे यानी समस्त जाति समाज के लोगों की, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। इसके लिए कोई और जो है इसका श्रेय का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसका श्रेय का हकदार केवल मात्र जो है माता सावित्रीबाई फुले हैं। इतना ही नहीं, ज्योतिराव फुले साहब ने ये जो व्यवस्था चली आ रही थी हमारे लोगों की, इस व्यवस्था को जो निर्माता हैं ब्राह्मण लोग, उन लोगों की पहचान करते हैं ज्योतिराव फुले कि ये आए थे
ये आए थे 4000 साल पहले इस देश में आक्रांता और आक्रमणकारी बन करके, और यहाँ पर जो है हमारे लोगों को गुलाम बना करके रखा है। अभी अंग्रेजों के आने के बाद में हमारे लोगों को थोड़ी थोड़ी सहूलियतें मिलना शुरू हो गई थी, क्योंकि भारत के अंदर में बड़ी विचित्र व्यवस्था, मतलब बड़ी विचित्र दशा थी उस समय की। उसकी वजह यह है कि हम ब्राह्मणों के गुलाम थे, अंग्रेज गुलामों को गुलाम नहीं बनाया। जो लोग गुलाम बनाए थे ब्राह्मण लोग, आने के बाद अंग्रेजों के, इन गुलामों के जो मालिक हैं ब्राह्मण या क्षत्रिय को, इनको गुलाम बनाया अंग्रेजों ने। हम तो रेडीमेड गुलाम थे, हमको गुलाम बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन आने के बाद अंग्रेजों ने क्या सहूलियत दिया, तो जैसा गुलामों को जो है व्यवस्था थी शिक्षा संपत्ति रखने का, वैसा ही गुलामों के जो गुलाम हैं अर्थात SC ST OBC आज की डेट में कह सकते हैं, ये ब्राह्मणों के गुलाम हैं। जैसा अंग्रेजों ने जैसा ब्राह्मणों के साथ सलूक किया, वैसा ही OBC SC ST के भी साथ सलूक किया। उसने जो अधिकार, ब्राह्मण ने संपत्ति शिक्षा का अधिकार अपने पास रखा था, उस अंग्रेजों ने SC ST OBC अर्थात शूद्र अछूत और आदिवासी के लिए भी दरवाजा खोला। इसके बाद भारत के अंदर में ऐसी व्यवस्था थी कि OBC SC ST अर्थात पुराने समय की जो पहचान थी शूद्र अछूत और आदिवासी, यहाँ थे इनके मालिक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण के मालिक अंग्रेज थे। अंग्रेज जो व्यवस्था इनके लिए लागू करता, वही व्यवस्था इनके भी लिए लागू करता। इस वजह से इनकी जो व्यवस्था ब्राह्मणों की थी वो चरमरा उठी। वो जो है हजारों साल से इनको शिक्षा से जिनको दूर रखा था, जिनको धार्मिक जो है प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी, धार्मिक रूप से गुलाम बना के रखा था, सामाजिक रूप से गुलाम बना के रखा था, आर्थिक रूप से गुलाम बना रखा था, इन गुलामों के लिए अंग्रेज बहुत सारे सहूलियतें देना शुरू कर दिया। और 1848 में मौका पाकर ज्योतिराव फुले ने ये कह दिया कि वो शूद्र और अछूतों को, यानी शूद्र और अतिशूद्रों को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए आज़ादी के आंदोलन चलाने चाहिए। जब तक अंग्रेज भारत में है, मौका है, अवसर है, ऐसा ज्योतिराव फुले ने 1848 में कहा। 1848 में कहा। इनको काउंटर करने के लिए इनकी आज़ादी का मामला इन्होंने 1857 में शुरू कर दिया कि अंग्रेज सारा कुछ देता ही चला जा रहा है, और ये जो है अंग्रेजों के रहते हुए हमारी गुलामी के चंगुल से मुक्त ना हो जाएं, इसलिए अंग्रेज इनको मुक्त कर सके इससे पहले ही कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ दिया जाए। तो ब्राह्मणों ने मिल करके क्या बोलते हैं, अंग्रेजों से, मुगलों से मिल करके बहादुर शाह जफर से ये प्लान बनाया कि आप हमारे नेतृत्व को स्वीकार करिए, यहाँ से अंग्रेज़ों को मार के खदेड़ देते हैं तो क्या होगा, आप हमारे बादशाह सलामत बने रहना, हम आपके मंत्री संतरी बनेंगे और जो है प्रशासन की व्यवस्था हम संभालेंगे। इसको ब्राह्मणों ने प्लान बनाया और जो है मुगल बादशाह को जो है अपने आंदोलन में शामिल किया। अंग्रेज़ों को भगा करके शूद्रों अछूतों आदिवासियों को परमानेंट गुलामी थोप देना ये मकसद था। और 1857 की जो क्रांति पढ़ाया जाता है, प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम जो पढ़ाया जाता है, गलत है। मैं यहाँ से सोशल मीडिया के जरिए से जो है चुनौती देता हूँ, गलत है। और अगर मुझको कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं उसको सिद्ध कर सकता हूँ। 3 विदेशी लड़ रहे थे अपनी सत्ता के लिए, उसमें कहीं पर भी भारत की जनता के लिए, भारत की आवाम के लिए आज़ादी का कोई डिक्लेरेशन पास नहीं किया गया था। उसमें राजे रजवाड़े लड़ रहे थे। राजे रजवाड़े जो लड़ रहे थे मुगलों के साथ में मिलकर के अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों ने इनको कुचल डाला। कुचलने के बाद में ये असफल हुए। असफल होने के बाद ये लोग दीर्घ काल तक जो है, लंबे समय तक जो है आज़ादी के आंदोलन की तैयारी करते रहे कि हम जनता की आज़ादी का आंदोलन चला रहे हैं, जनता साथ सहयोग करे, ऐसा जनता को कहा गया। और जनता का साथ सहयोग लेकर के अंग्रेज़ों को भगाया गया। ये भारत का इतिहास है। तो 1857 की जो क्रांति है, 3 विदेशी अपनी अपने वर्चस्व, अपने सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, ये सच्चाई है। और 1848 का जो मसला था, हमारी आज़ादी का मामला जो ज्योतिराव फुले ने उठाया था, वो उसको 1857 वाली क्रांति में दबा दिया। हमारा तो आज़ादी का आंदोलन वही पड़ा रह गया।
और इनका हाईलाइट हो गया 1857 की क्रांति। तो इसके बाद जो है ज्योतिराव फुले 1848 के बाद 1853 में महिला महाविद्यालय जब बनाते हैं तो वहाँ से जो है शिक्षा का जो एजुकेशन प्रणाली है, जिसको हम सिलेबस कह सकते हैं, सिलेबस उन्होंने कहा कि इसको हम तय करेंगे। स्कूल में फंडिंग अंग्रेज सरकार करती थी, पैसा वित्त अंग्रेजों के द्वारा जो है वित्त पोषित था, लेकिन सिलेबस अंग्रेज नहीं तय करता था। ज्योतिराव फुले साहब ने कहा इस सिलेबस मैं तय करूंगा। सिलेबस को तय करने का अधिकार उन्होंने अपने पास सुरक्षित रखा। उस सिलेबस को तैयार करने में एक खास किस्म की जो है उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी कि ये जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ से होगी, सिलेबस होगा, जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे, इनके अंदर में वो बोध, वो समझ निर्माण होना चाहिए, वो तर्क क्षमता निर्माण होनी चाहिए कि ये सत्य और असत्य में विभेद पैदा कर सकें, सत्य और असत्य का फर्क कर सकें, ये समझ विकसित होनी चाहिए। ये शिक्षा व्यवस्था में अपने प्रणाली लागू किया। और इतना ही नहीं, बल्कि उस शिक्षा को लेने के बाद या लेते वक्त ऐसी भावना निर्माण कर रहे थे सिलेबस के माध्यम से कि सत्य का पूरी शक्ति और पूरे ताकत के साथ समर्थन करना और असत्य का पूरी ताकत के साथ विरोध करना, ये भावना निर्माण कर रहे थे। और इस प्रकार से बुद्धिजीवी तबका तैयार होते होते जब तैयार हो गया तो 1873 में ज्योतिराव फुले का पहली बैच जो तैयार हुई पढ़ लिख करके, उससे समाज में जागृति आने लगी। जो मानसिक गुलामी हमारे लोगों के ऊपर बेवकूफ़ बना करके थोपा गया था, उस उजागर होने लगा। और ज्योतिराव फुले का जो ये पढ़ा लिखा तबका था वो तेजी से क्रांति करने जा रहा था। और इस तरह से उन्होंने पढ़े लिखे जो लोग उनके विद्यालय से निर्माण हुए, उन लोगों का एक समूह बनाकर संगठन निर्माण किया। उस संगठन का नाम है सत्य शोधक समाज। ये 1873 में ज्योतिराव फुले साहब ने तैयार किया। अभी सत्य शोधक समाज ये जो तैयार किया, ये सत्य का शोधन करने के लिए समाज को संगठन बनाया। ये सत्य का शोधन करके समाज में ले जा करके देंगे और ये समाज धीरे धीरे आंदोलित हो उठेगा। और जो 1848 की आज़ादी का लड़ाई है, हमारे लोग जल्द से जल्द जो है ब्राह्मण के मानसिक गुलामी के दायरे से बाहर निकल करके क्रांति करके अंग्रेजों के रहते हमारे लोग आज़ाद हो सकते हैं। इसके लिए ज्योतिराव फुले बाई प्लानिंग, बाकायदे सोच समझ करके नीति रणनीति निर्धारित कर रहे थे। लेकिन इनकी जो हमारी गुलामी की व्यवस्था है, ये 4000 साल पुरानी व्यवस्था, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हमारा महापुरुष जब आता है कोई तो उसकी उम्र बीत जाती है संगठन खड़ा करते करते। जब संगठन खड़ा होकर के लड़ने लायक होता है तो महापुरुष की आयु खत्म हो जाती है। ज्योतिराव फुले के साथ यही कुछ हुआ। उन्होंने लेकिन मरने से पहले, मृत्यु को प्राप्त होने से पहले महामना ज्योतिराव फुले साहब ने अपने मिशन के कारवां को एक लायकदार वारिस उनको चाहिए था, उसके लिए और वारिस अपना खोज रहे थे। और छत्रपति शाहू जी महाराज, कुलभूषण छत्रपति शाहू जी महाराज को अपने वारिस के रूप में उन्होंने प्राप्त किया और उन अपने मिशन का कारवा उनके जो है सर पे रखा। ये पगड़ी मेरी जो है, ये जिम्मेदारी रूपी जो पगड़ी है मेरे सर की, आप अपने जिम्मे पर रखिए। तो छत्रपति शाहू जी महाराज ने वही मूवमेंट लागू किया, वही मूवमेंट चलाया। 1882 में ज्योतिराव फुले ने इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को एक खत लिखा था और अपने लोगों को शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की मांग किया था। वो शासन प्रशासन में जो हिस्सेदारी की मांग किए थे, उसी को रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं आप, उसको उन्होंने 1882 में हंटर कमीशन के तहत जो है मांग किया। और ज्योतिराव फुले शाहू जी महाराज ने 1902 में कोल्हापुर रियासत में आरक्षण को लागू किया। ये होता है महापुरुषों का अनुयायी होने का उन्होंने सिद्ध किया। जो उन्होंने मांगा था राजा साहब ने अपने कोल्हापुर रियासत में लागू किया, 50% लागू किया। भारत के अंदर में आरक्षण का जनक अगर कोई है तो महामानव छत्रपति शाहू जी महाराज हैं और कोई नहीं है। जो उनका मिशन, जो उनकी मांग थी, उसको लागू किया। आरक्षण का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है। अगर आप
लोग अगर आरक्षण के बारे में जानना चाहते हैं विधिवत, तो इसके बारे में आप लोगों को DRO होल साहब से का जो है स्पीच सुनना चाहिए। उसमें उन्होंने विस्तृत ढंग से बताया, तकरीबन 1.5 घंटे का उनका स्पीच होता है, एक एक घटना बताते हैं, तो आपको गर्व होगा कि आरक्षण कोई भीख नहीं है, ये समझ में आ जाएगी। अभी इसके बारे में संभ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और इसके बारे में कंफ्यूज किया जा रहा है। भारत के अंदर में आरक्षण को लेकर के सबसे ज़्यादा अगर कोई कंफ्यूज है तो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग। जो कम पढ़ा लिखा है वो कम सा कंफ्यूज है, पढ़ा लिखा जितना ज़्यादा है वो ज़्यादा कंफ्यूज है, क्योंकि वो एकेडमिक एजुकेशन लिया अपने महापुरुषों का, सोशल एजुकेशन ना ले पाने की वजह से आरक्षण का इतिहास उसको मालूम नहीं है, ना तो उसका महत्व मालूम है। ये सारी बातें ज्योतिराव फुले साहब ने 1873 में निर्माण करने के बाद व्यवस्था को ध्वस्त नहीं कर पाए, जो उनका अंतिम उद्देश्य था। ध्वस्त करने के पहले उनकी आयु समाप्त हो जाती है। वो मिशन जो है सौंप देते हैं साहू जी महाराज को। साहू जी महाराज ये तय करते हैं कि ये जब तक, चूंकि साहू जी महाराज लंदन में पढ़ करके आए थे, लंदन में पढ़े लिखे होने के नाते उनका और ब्रॉड माइंड तैयार हुआ, और ज़्यादा खोपड़ी विकसित हुई, समझ विकसित हुई। इनकी व्यवस्था को अगर ध्वस्त करना है तो जब तक इसी हमारे समाज का, जब तक फॉरेन एजुकेशन वो भी हायर एजुकेशन लेकर के नहीं आएगा, इनकी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए शायद नाकाफी साबित होगी, काफी नहीं होगा। तो उन्होंने अपने रियासत में छात्रवृत्ति की जो है व्यवस्था करते हैं और उसके लिए एक टेस्ट लेते हैं। उस टेस्ट को जो है जब लेते हैं तो उसमें एक बालक अव्वल दर्जे पर आया। उस बालक का नाम जो है बाद में चल करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से उस बालक को जाना गया। लेकिन जब उस बालक को प्रथम या अव्वल दर्जे पर आए तो उनसे ज्योतिराव साहू जी महाराज ने सवाल किया कि मैं अपने राजकोष का भंडार आपको के ऊपर, यानी विदेशी एजुकेशन लेने के लिए आपको जो है खोल रहा हूँ, तो आप ये बताओ कि इसके बदले में आप मुझको क्या दे सकते हो, इसके बदले में आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। ये इंटरव्यू था साहू जी महाराज का बाबा साहब के साथ में। तो बाबा साहब ने, चूंकि उस समय उनका लर्निंग पीरियड था, विद्यार्थी जीवन था, तो उन्होंने समझ बूझ करके उसका जवाब दिया। बगैर ये साधारण सवाल हो नहीं सकता, क्योंकि राजा पूछ रहे हैं इंटरव्यू लेने वाले। तो बाबा साहब ने उसका जवाब दिया, सर माई एजुकेशन इज़ नॉट फॉर माई करियर। ऐसा उन्होंने जवाब दिया, माई एजुकेशन इज़ फॉर माई सोसाइटी। मेरी शिक्षा मेरे समाज के लिए होगी। ऐसा जवाब देने के बाद में छत्रपति साहू जी महाराज के दिल भर आते हैं। उन्होंने अपने गले से बाबा साहब को लगाया और उनको पूर्ण तसल्ली हो गई कि ज्योतिराव फुले ने जिस मिशन को हमें दिया है विरासत के तौर पर, मैं इस मिशन, हमारा एक सीमित दायरा है, कोल्हापुर रियासत पूरे महाराष्ट्र भर में भी नहीं है, एक रियासत है, मैं अपने रियासत में ही जो कर सकता हूँ। अगर पूरे देश में व्यवस्था, हमें अपना मिशन कामयाब करना है, तो यही वो बच्चा है जो आगे चल करके इस मिशन को कामयाब बना सकता है। इस बच्चे को विदेशी एजुकेशन लेने के लिए अपना जो है कोषागार में खुले दिल से खोलता हूँ, और उनको पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने कोष को समर्पित कर दिया। बाबा साहब वहाँ से पढ़ करके जब लौटते हैं तो भारत के अंदर में साहू जी महाराज बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ते हैं। साउथ बरो कमीशन भी पीछे से साहू जी महाराज जो है सपोर्ट कर रहे थे। ये सारा मामला है। अंग्रेज़ों ने जाने से पहले ये तय कर लिया कि हम आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तो तरसों इस देश को छोड़ करके जाना होगा। लेकिन जाने से पहले इस बात के प्रति प्रतिबद्ध हुए वो लोग कि जाने से पहले हम सभी कौम के लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को कानून बनाने का अधिकार दे करके जाएंगे। क्यों? जब हम लोग इस देश के अंदर में आए थे तो मनुष्य दो प्रकार के थे। एक वो जिनके पास सारी सुविधा है, जिनके तनो मनो चर्बियाँ चढ़ी हुई हैं, षड्यंत्रकारी लोग, जिनके पास कानून बनाने का अधिकार था, उन लोगों ने कानून बनाने के अधिकार का दुरुपयोग करके एक बहुत बड़े तबके को पशुवत जिंदगी, जानवरों से बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। फिर से अगर उन्हीं लोगों के हाथों में कानून बनाने का अगर हम अधिकार देकर जाएंगे तो क्या मतलब रह जाएगा? मानवता का तो कोई मूल्य नहीं है फिर। तो उन्होंने ये तय किया कि हमको जो है सभी लोगों को, यानी ये जो शासन करने वाले जो लोग हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इनको भी कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। और जो इस देश के अंदर में सदियों से गुलाम बना करके रखा गया जिन लोगों को, इनको भी कानून बनाने का अधिकार दे करके जाएंगे। तो अंग्रेजों ने साउथ बरो कमीशन लंदन से भेजा।
साउथ बरो कमीशन जब आया तो भारत के अंदर में इसका स्वागत करने के लिए साहू जी महाराज के कहने पर साहू जी महाराज के कहने पर जो सत्यशोधक समाज ज्योतिराव फुले साहब स्थापित किए थे, उसको वर्तमान उस समय साहू जी महाराज के समय पर भास्कर राव जाधव जो ओबीसी समाज से हैं वो जो है उसको लीड कर रहे थे। और इधर जो है शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन यानी बाबा साहब जो है SC ST को जो है प्रतिनिधित्व करते हुए वो लीड कर रहे थे। तो SC और OBC दो लोगों को साहू जी महाराज ने आगे किया कि जरा स्वागत करो। साउथ बरो कमीशन जो सभी लोगों के इंक्लूडेड इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनको एक्सक्लूड नहीं किया, यानी सभी लोगों को कानून बनाने की जो कमीशन आया हुआ, इस कमीशन का स्वागत करो। भास्कर राव जाधव, बाबा साहब दोनों महापुरुषों ने आप साउथ बरो कमीशन का स्वागत किया। उस समय जो कांग्रेस को लीड करने वाला जो लीडर था उसका नाम था बाल गंगाधर तिलक, वो जो है उसको बहुत बुरा लगा कि अब चल करके जो अहिर है, जो कुर्मी है, गडरिया है, ये सारे लोग हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाएंगे। जो हमारे गुलाम है सदियों से वो हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाएंगे। जिन लोगों को हमने अछूत बना करके रखा सदियों से, जिनको छूना देखना भी पाप है, ऐसे अछूत लोग आज हमारे बगल में बैठ करके कानून बनाएंगे। ये बात जो है पता चली कि साहू जी महाराज इसके पीछे हैं। साहू जी महाराज के ऊपर जो बाल गंगाधर तिलक को बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने जो है जवाब देना चाहा लेकिन मजबूर था। वो कोल्हापुर में उसका घर था, अगर अपने घर से जवाब देता तो उसके राज्य क्षेत्र में आता जो है साहू जी महाराज के और उसको दंड देते। साहू जी महाराज राजा ही नहीं थे, पहलवान भी थे। उसको डर लगा कहीं पटकनी दे करके पटक पटक के ना मार डाले। इस डर से उसने सोचा कि चलो ठीक है, हम जो है इनको जवाब भी दे दे और जवाब भी इसको मिल जाना चाहिए राजा को, साहू जी महाराज को, और हमारा कुछ कर ना पाए, हमारा बाल भी बांका ना कर पाए। इसके लिए जो साहू जी महाराज का जहां बॉर्डर है उस बॉर्डर पर उसने कार्यक्रम लगाया अथनी नाम के गांव में, और वहां पर हजारों लोगों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, क्योंकि साहू जी महाराज कुर्मी जाति से है। बात अलग है कि वो बहुजनों के लिए काम किए, बहुजनों के लिए समर्पित रहे, अकेले कुर्मी जाति के लिए काम नहीं किए। लेकिन जो भी महापुरुष होते हैं वो बहुजनों के लिए काम करते हैं। तो ये कुर्मी जाति के ऊपर जो है साहू जी महाराज के ऊपर खींच आने के कारण जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा, उसमें भाषण दिया कि तेली, तमोली और कुणभट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे? क्या संसद कोई खेत है जिसमें कुर्मी जाकर के हल जोतेगा? कोई कोल्हू है बैल का जहां जाकर के तेली कोल्हू से तेल निकालेगा? वो कोई खेती है जहां पर जिसको चौरसिया कैसा कहते हैं, उसको जो है उस समय तंबोली कहते थे, तंबोली कहते थे, आज चौरसिया कहते हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर में। तो क्या तंबोली यानी चौरसिया ये जाकर के संसद में पान उगाने का काम करेगा क्या? ऐसा गाली दिया। भारत के अंदर में जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर कुर्मी खैर एक जाति का नाम है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर में जो कुर्मी जाति के लोग हैं उनको कुणबी कहा जाता है मराठी में, और कुणबी नहीं कहा, तेली, तमोली और कुणभट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे? ये कुणभट जो है साहू जी महाराज को गाली दिया। साहू जी महाराज के लिए गाली था, वो कुर्मी जाति के थे, वो कुर्मी भी कहता तो एक जाति को संबोधित करता, लेकिन वहां पे कुणभट का शब्द जो उपयोग किया, कुणभट का अर्थ गाली होता है, कुणबी को गाली है। ऐसा गाली देकर के जब वहां पर कहा तो पंजाब केसरी नाम का संपादक भी था वो, और उस अखबार में छप करके आया। वो अखबार आज भी हमारे संगठन के पास सुरक्षित है। कितने जहरीले बोल थे हमारे दिलों, हमारे प्रति, हमारे बहुजन समाज के प्रति, OBC SC ST के प्रति, इन ब्राह्मणों के दिल में कितने भी नफरतें भरी पड़ी हुई है। वो भाषण भी आज तक हमारे लोगों के पास सुरक्षित पड़ा हुआ है। भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है वो। यानी कानून बनाने की संस्था बननी चाहिए, उसमें OBC SC ST के लोग नहीं शामिल होने चाहिए, केवल ब्राह्मण कानून बनाएगा। अभी कितने लोग दर्शक देख रहे हैं? 44। अरे टीम साथ नहीं दे रही क्या मेरी? आप 44 लोग साथ देख रहे हैं वीडियोस को। आप लोगों से निवेदन है, इसको जितना शेयर कर पाइए ग्रुप में शेयर करिए। जितना जो है अधिक से अधिक शेयर करेंगे,
हमारे समाज के पास जाएगा, निश्चित रूप से बड़ा काम करेगा। तो साथियों, ऐसा उसने किया साहू जी महाराज ने। वही बाल गंगाधर तिलक ने इस प्रकार से हमारे छत्रपति साहू जी महाराज को गाली दिया। अब उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और भास्कर राव जाधव जो लीड कर रहे थे, तो विरोध जो है इसका इतना प्रबल था साउथ बरो कमीशन का, बाल गंगाधर तिलक और कांग्रेस ब्राह्मणों का इतना ज़्यादा उग्र विरोध था कि इसका काम अधूरा रह गया, वापस जाना पड़ा। फिर साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन का विरोध स्वागत जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव, अपने पंजाब के अंदर से सर छोटू राम, 3 लोगों ने इसका जो है स्वागत किया था। और इसके विरोध में अभी ये मर चुका था, एक शैतान चला गया, दूसरा शैतान आ गया बाल गंगाधर तिलक मर गया था और गांधी आ गया था। अभी गांधी ने इसका प्रबल विरोध किया, साइमन गो बैक के नारे लगाए। ये इतिहास में पढ़ाया जाता है, लेकिन साइमन वेलकम साइमन जो जिसने किया वो इतिहास में नहीं बताया जाता कि वेलकम किसने किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भास्कर राव जाधव और सर छोटू राम साहब ने, जो दोनों लोग ओबीसी से थे, उन्होंने इसका स्वागत किया। फिर ज्योतिराव फुले, साहू जी महाराज पढ़े लिखे लोगों का तबका बनाना चाहते थे, बुद्धिजीवियों का वर्ग खड़ा करना चाहते थे। इसके पीछे का मकसद ये था कि इनकी व्यवस्था को अगर ध्वस्त करना है तो एक आदमी अकेला ध्वस्त नहीं कर सकता। स्वयं बुद्धा जो पूर्णता को प्राप्त कर चुके थे, सम्यक संबुद्ध हो चुके थे, उनको भी ये अमानवीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए उनको भी संघ का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि संघ ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए ज्योतिराव फुले ने भी जो है संघ का निर्माण करना शुरू किया, बाबा साहब भी वही संघ का निर्माण करना शुरू करते हैं और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का निर्माण करते हैं। कितना बजे अभी? 6:38। अच्छा। तो ज्योतिराव फुले साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहब, 3 पीढ़ियों से लगातार ये लड़ाई चली आ रही थी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरी ताकत के साथ ये लड़ रहे थे। और 1932 में उन्हें आखिरकार संपूर्ण आज़ादी मिल गई थी। 4 अधिकार में वो समाहित थी। 4 अधिकार जो हासिल हुआ हमको अंग्रेज़ों से प्राप्त हुआ, जो ज्योतिराव फुले ने कहा था कि अंग्रेज जब तक हैं अवसर है, एससी बैकवर्ड को ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त होने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। जो प्रयास किया था जो है ज्योतिराव फुले ने, वो प्रयास उन्होंने अपने जीवन में सफल नहीं कर पाए। उनके मकसद को सफल किया ज्योतिराव फुले साहू जी महाराज के बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने। वो जो 4 अधिकार लेकर के आए उसमें आज़ादी समाहित है, लेकिन आपकी आज़ादी को गांधी ने आमरण अनशन करके छीन लिया। गांधी अपने जीवन में 21 बार आमरण अनशन किया, 21 बार अनशन किया है। 21 बार अनशन में से एक भी बार गांधी ने ऐसा अनशन नहीं किया देश की आज़ादी के लिए, बल्कि उसने अनशन किया एससी एसटी ओबीसी लोगों का मिला हुआ जो अधिकार था उसको छीनने के लिए उसने अनशन किया। ये गांधी का शैतानियत किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। ये गांधी की शैतानियत किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है पूना के अंदर में बाबा साहब को मजबूर करके, लाचार करके, बेबस करके, उनको जो है हिंसा का प्रयोग करके जो है समाज के ऊपर बाबा साहब को लाचार बेबस किया और जो है पूना में समझौता करना पड़ा। यानी बाबा साहब को अपने लोगों की आज़ादी से ब्राह्मणों से समझौता करना पड़ा, गुलामी थोपा ब्राह्मणों ने। और वो गुलामी कैसी है? तो 24 सितंबर 1932 से एक नए युग का प्रारंभ होता है। उस युग का नाम है चमचा युग। अभी चमचों से बड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अभी दुश्मन से हमारे समाज को जितना खतरा नहीं है, उससे ज़्यादा खतरा चमचों से हो गया है। वो चमचे हमारे समाज के लोगों का चेहरा लगा के आते हैं, होते ही हैं हमारे समाज का, लेकिन आदमी उनके होते हैं। तो जितना दुश्मन से ज़्यादा खतरा है, उससे कहीं ज़्यादा खतरा हमारे समाज के चमचों से हो गया है। 24 सितंबर 1932 को ये हुआ, हमको गुलामी थोपी गई, हमको आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों के द्वारा, पर ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर गांधी के नेतृत्व में गुलामी थोपा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, आगे क्या होता है? 1947 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है।
1945 में अंग्रेज़ों ने लंदन में ये घोषित किया था कि भारत को छोड़ करके तो जाएंगे, लेकिन जाने के बाद भारत की सत्ता के 3 हिस्सेदार होंगे। भारत की सत्ता के 3 हिस्सेदार होंगे। शेड्यूल्ड कास्ट के तौर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक हिस्सेदार होंगे, तो दूसरा जो है जिन्ना मुस्लिम लीग, तीसरा कांग्रेस के नाम पर गांधी को या गांधी नेहरू, तो 3 जो है हिस्सेदार होंगे सत्ता के। ये बात ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं थी, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं थी। और जब वर्ल्ड वार होता है, वर्ल्ड वार 1945 में होने के बाद सरकार वहाँ पे बदल जाती है। लड़ाई ख़त्म होने के बाद लंदन में सरकार बदलने के बाद जो चर्चिल थे वहाँ के प्रधानमंत्री, वो चेंज होते हैं। चेंज होने के बाद दूसरे प्रधानमंत्री वहाँ पर बनते हैं, तो वो प्रधानमंत्री तीसरा हिस्सा गायब कर देते हैं। इतनी बड़ी बदमाशी होती है। ब्राह्मण वो गायब करने के पीछे बहुत बड़ा मामला है। जो दूसरा वाला था उसने डायरेक्ट गायब नहीं किया, उसने एक लॉर्ड गवर्नर जो है भेजा था भारत के अंदर में, उसका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंदर में लॉर्ड गवर्नर बनकर के आया था, बदली हुई सरकार का, अभी नई सरकार का गवर्नर बन के आया था। अभी हमको कहना नहीं चाहिए, नेहरू का और लॉर्ड गवर्नर माउंटबेटन की पत्नी का अच्छा रिश्ता होने के कारण हमारी आज़ादी की लड़ाई खटाई में पड़ गई। उसकी पत्नी ने लॉर्ड गवर्नर जनरल को कन्विंस किया कि जैसा नेहरू जी कह रहे हैं वैसा कर लिया जाना चाहिए, जैसा कांग्रेस चाहती है। तो कांग्रेस के यानी हम लोगों का जो मामला था उसको जो है ख़त्म करने के लिए लॉर्ड गवर्नर जनरल माउंटबेटन की जो पत्नी ने कन्विंस किया लॉर्ड माउंटबेटन को, उसकी वजह से तीसरा हिस्सा गायब हो गया। और प्लान बना कि भारत के 2 टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा उधर जाएगा मुस्लिम लीग, तो बचे हुए भारत पर अकेले ब्राह्मणों का कब्जा किया जा सकता है। एक विदेशी था, दूसरे विदेशी के हित में मामला खड़ा कर दिया। बाबा साहब के कान खड़े हो गए। वो समझो कि उनके नीचे, पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक गई जब उनका सत्ता में तीसरा हिस्सा था। तो ध्यान रखना यहाँ पर है कि कुछ लोग समझ सकते हैं देश के 3 बंटवारे होने थे। मेरा कहने का ऐसा तात्पर्य नहीं है। भारत का संविधान होगा, संविधान के अंदर में रहते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए सत्ता के 3 हिस्सेदार होंगे, ऐसा जो है उसमें व्यवस्था किया गया था। वो तीसरा हिस्सा गायब किया गया। मुस्लिम लीग को पाकिस्तान मिला, बचे हुए भारत पर कांग्रेस का अकेले कब्जा हुआ। जैसे बचे हुए भारत पर 2 सितंबर 1946 को ही भारत का प्रधानमंत्री नेहरू बन चुका था। 47 में आज़ादी मिली। आज़ादी 15 अगस्त 1947 की मिली, 46 में ही प्रधानमंत्री बन गया। और प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे भारत पर कब्जा किया और डॉक्टर अंबेडकर का हिस्सा गायब हुआ। ओबीसी एससी एसटी का हिस्सा हवा में उड़ गया। और आज़ाद भारत में हमारे एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों पर डाका डाला गया। 1947 की आज़ादी में हमको कुछ नहीं मिला। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है ऐसा कहा जाता है। 16 अगस्त 1947 को महाराष्ट्र के अंदर में अन्ना भाऊ साठे साहब ने एक बहुत बड़ा मोर्चा खोल दिया। उसमें नारे लग रहे थे। वो नारे क्या थे? ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये नारे लग रहे थे। और ऐसा सच भी है। 15 अगस्त 1947 को यह देश आज़ाद हुआ तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों से मैं पूछता हूँ, भाई तुम 15 अगस्त को शामिल होते हो देश की आज़ादी में? देश आज़ाद हो गया सच है, लेकिन देश के अंदर में रहने वाले जो मूल बासिंदे लोग हैं, ओबीसी एससी एसटी के लोग हैं, ये आज़ाद नहीं हुए।
एक विदेशी गया अंग्रेज, दूसरा विदेशी जो सबसे पुराना विदेशी ब्राह्मण है उसने कब्जा कर लिया, हमारे ओबीसी एससी एसटी का हिस्सा नहीं लगा। अगर आपको आज़ाद भारत में आज़ादी मिली होती तो आपके पास भी इस धरती में हिस्सा मिलता, ज़मीन में, इस देश की कल कारखानों में हिस्सा मिलता, आपको व्यापारी वर्ग में हिस्सा मिलता, आपको इस देश के अंदर में जो खनिज संपत्तियां निकलती हैं उस पर कब्जा अकेले अडानी ब्राह्मण बनिया का हुआ है, उसमें भी ओबीसी एससी एसटी के लोगों का हिस्सा मिलता। 1947 की आज़ादी में हमारे लोगों को कुछ नहीं मिला, ये बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर समझते थे। इसलिए उनको ये बोध हुआ कि अब हमारे लोगों को अगर संविधान में कुछ मिलेगा तो हमारे लोगों को कुछ मिलेगा, अन्यथा 1947 में हमारे लोगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतिम लड़ाई जान की बाजी लगा करके उन्होंने लड़े कि इस देश का संविधान, उन्होंने संविधान सभा में जाने के लिए बाबा साहब के विरोध में उन्हीं का जो है चौथी पास एक काजरोलकर नाम का जो है उनका सचिव था बाबा साहब का, उसको खड़ा कर दिया बाबा साहब के विरोध में कांग्रेस की तरफ से। और बाबा साहब ने जो संविधान के अंदर में 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके पहले की मैं बात बता रहा हूं, संविधान सभा में जाने की जब बात थी तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं पहुंचने चाहिए। कोशिश पूरी तरीके से जो है कांग्रेस के लोग कर रहे थे, ब्राह्मण बनिया लोग, कि अम्बेडकर नहीं पहुंचना चाहिए। तो बाबा साहब जब खड़े हुए मुंबई में तो उनके विरोध में बाबा साहब का ही आदमी खड़ा कर दिया गया काजरोलकर, और उसको जो है चुनाव आचार संहिता जो 2000 की उस समय थी कि 2000 रुपए से ज़्यादा कोई खर्च नहीं कर सकता कैंडिडेट, उस समय उसको 25,000 दिया। आज का 5 से 6 करोड़ रुपया होता है। पहली गुलाम भारत से ही पहला भ्रष्टाचार चालू हुआ, भ्रष्ट तरीके से कांग्रेस ने उसको जिता करके भेजा, बाबा साहब वहां से हार जाते हैं। यानी चुनाव को प्रभावित करके वहां पर जो है भेजा गया काजरोलकर जीतने के बाद जब आया, बाबा साहब सभा ले रहे थे तो उस सभा में जो है उसने आया और कहा कि बाबा साहब का चरण स्पर्श करते हुए कि हमको आशीर्वाद दो। बाबा साहब ने उस काजरोलकर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि काजरोलकर, हाथी बैठ भी जाता है तो भी उसका कद गधे से ऊंचा रहता है, जाओ तुमको आशीर्वाद है मेरा, ऐसा बाबा साहब ने कहा। यानी मैं हारने के बावजूद मेरा मूल्य कम नहीं हुआ, कम से कम तुमसे, तुम जीते हुए कैंडिडेट हो, मैं हारे हुआ कैंडिडेट हो, लेकिन मेरा जो मूल्य है, जो मेरा कद है, वो तुम्हारे जीतने के बावजूद भी तुमसे अभी हाइट ऊंचा ही है, कम नहीं हुआ है। ऐसा आशीर्वाद का भाव है। और वहां पर डायलॉग बाजी किया कांग्रेस के लोगों ने कि देखता हूं अम्बेडकर को कैसे संविधान सभा के अंदर में आते हैं, इनके लिए दरवाजे ही नहीं संविधान सभा की खिड़कियां भी बंद है, देखता हूं अम्बेडकर को। मतलब ओबीसी एससी एसटी के लोगों को आज़ादी में तो आपने सब कुछ हड़प ही लिया, संविधान के लिए बाबा साहब अंतिम क्षण लड़ रहे हैं कि हमारे लोगों को कुछ संविधान के अंदर में कुछ अधिकार तो मिल जाए, लेकिन अधिकार भी नहीं मिलने चाहिए ओबीसी एससी एसटी लोगों को। इसके लिए ब्राह्मण पूरी ताकत लगा रहा था। लेकिन धन्य है हम सोशल मीडिया के माध्यम से मुसलमानों के तहे दिल से मैं जो है या मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मुसलमानों की बदौलत जो इसी समाज से ओबीसी एससी एसटी से कन्वर्टेड हुए और ब्राह्मणों की गुलामी को लात मार करके अलग हुए मुसलमान बने, ऐसे हमारे पुरखों ने, मुसलमानों ने बंगाल के अंदर से बाबा साहब को, जोगेंद्र नाथ मंडल जो चुनाव जीत करके संसद भवन में गए थे संविधान सभा में, वो इस्तीफा देते हैं बाबा साहब को, अपने यहाँ बंगाल से चुनाव लड़ने के लिए आमंत्रण भेजते हैं कि बाबा साहब आप हमारे यहाँ से आइए, लड़िए। बहुजन समाज का जो ओबीसी एससी के लोग हैं ये बिकाऊ हो सकते हैं, मुसलमान बिकाऊ नहीं होता है, आप आइए तो जरा। तो बाबा साहब का शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है बंगाल में भी था और मुसलमानों का उधर जो है अच्छा खासा बाबा साहब का पकड़ भी था। तो मुसलमानों ने अपने रिसीट से जोगेंद्र नाथ मंडल ने इस्तीफा दे करके कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर यहाँ पर नहीं आते हैं तो आज़ाद भारत में 8 करोड़ से अधिक लोग पशुवत जिंदगी जीने को मजबूर हो जाएंगे। ना जाने इनको बाबा साहब के बाद कोई आ पाए कि ना आ पाए इनको दलदल से निकालने के लिए। इसलिए 8 करोड़ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद ना होने पाए, पीढ़ियां बर्बाद ना होने पाई, उस पीढ़ियों को बर्बाद
होने से बचाने के लिए पहली कुर्बानी उन्होंने अपनी सीट से जो है इस्तीफा दे करके बाबा साहब को आमंत्रित किया उस सीट पर लड़ाने के लिए। बाबा साहब बंगाल से चुन करके जाते हैं। उस जो बंगाल के लोगों ने बाबा साहब को चुन करके भेजा, बाबा साहब को उनकी जो है बंगाल के जो 4 ज़िले हैं, खुलना, जसोर, फरीदपुर और देखिए जालना, ये जो 4 ज़िले हैं, वहाँ से बंगाल के बाबा साहब जब वहाँ से चुन करके गए तो उनको जो है फिर षड्यंत्र किया ब्राह्मणों ने कि ये तो अब तो आ गया, इसको एक बार तो हराया था, दोबारा आ गया, न जाने कैसे अभी इसकी सदस्य माने कैसे जो है हम क्या करें कि ब्राह्मण यानी मनुस्मृति ही लागू करना चाहते हैं ब्राह्मण लोग, संविधान के पक्ष में बिल्कुल नहीं। तो बाबा साहब जो है, बाबा साहब का संविधान लागू होने के नहीं चाहिए, इसलिए जो है बाबा साहब चुन करके जब जाते हैं 4 ज़िलों से मुसलमानों के द्वारा भेजे गए तो उन 4 ज़िलों को काट करके नक्शे से और बांट दिया, देश से अलग कर दिया और कहा कि पाकिस्तान का पूर्वी हिस्सा है, ये पूर्वी पाकिस्तान है, इसको मैंने दिया। तो मुसलमानों को दंडित किया गया। फ़ायदा हमारे ओबीसी SC ST के लोग उठा रहे हैं नौकरियों में और तमाम जो है लाभ उठा रहे हैं। बाद में हिंदू बन करके यही लोग काटे भी हैं मुसलमानों को। आप कर्मचारी और आपको तमाम हक अधिकार जो मिला है संविधान के अंदर में मुसलमानों की देन है। और मुसलमानों को एक तो उन ब्राह्मणों ने जो है अलग ज़िला बना करके उनको कत्लेआम किया, आज भी वो लोग परेशान है। और जो अभी NRC वगैरह का जो मामला आया है, उन्हीं बंगाल से लौटे हुए जो हमारे लोग हैं उनको आज भी दस्तावेज नहीं दिया। इतने ज़्यादा खतरनाक लोग हैं, उसमें 2 जाति के लोग हैं। एक तो वो मुसलमान लोग कुछ लौटे हैं बांग्लादेश से, और कुछ नमो शूद्रा जाति के जो SC के लोग हैं वो लौटे हैं, जिन लोगों ने बाबा साहब को जिता करके भेजा था। वो बंगाल तो अलग करके उनको मरवाया कटवाया, फिर बंगाल उठा के फेंक दिया। इसके बाद जो वहाँ से लौट करके आए उनको भी जो है अभी आज तक NRC के तहत जो है उनको जेल में डाल करके लोग रखे हुए हैं। ये कितने षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनकी नफरतों की इनके दिल में कितनी नफरतें हमारे लोगों के प्रति है, ये मैं परिणाम गिना रहा हूं। कितना खतरनाक मामला, कितने खतरनाक लोग हैं। इसीलिए मैं कहता हूं इनके अंदर इंसानियत ना होने के कारण मैं ब्राह्मणों को यहां से फिर कह रहा हूं, आपको मैं ब्राह्मण नहीं मानता। ब्राह्मण का मतलब होता है कि उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। ब्राह्मण एक तो बाय DNA विदेशी है और दूसरा ब्राह्मण को मैं शैतान कहता हूं। और पीड़ित को अपना दर्द बयां करने का संविधान हमको हमारा बाप हमारे लोगों का अधिकार दे करके गया। पीड़ित व्यक्ति को अपनी दर्द रखने का अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग करते हुए मैं ब्राह्मण को कह रहा हूं, एक तो तू विदेशी है बाय DNA, दूसरा तुम शैतान हो। तो इतनी शैतानियत की ये लोग। तो बाबा साहब की सदस्यता जब चली गई, बाबा साहब का जो जहाँ से चुन के आए थे वो तो चला गया पूर्वी पाकिस्तान में। तो अंग्रेज ब्राह्मणों ने कहा कि अम्बेडकर जी आपकी सदस्यता पाकिस्तान को चली गई है, आपका स्वागत है, आप जहाँ जा करके संविधान पाकिस्तान का बांग्लादेश का जा करके बना लीजिए, भारत के अंदर में आपकी ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब के 8 करोड़ से अधिक लोग भारत में, और संविधान की सदस्यता जो है बाबा साहब की जो सदस्यता वाली सीट थी वो पाकिस्तान के हिस्से में चली गई ब्राह्मणों की। बाबा साहब को उनके संविधान सभा से बेदखल करने का एक षड्यंत्र था। बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उसको तो मांग नहीं किया था कोई ना, फिर कैसे हुआ? पाकिस्तान जो बटा, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने इसको पास किया, गांधी के उपस्थिति में पास हुआ। और कहा जाता है कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में जो है पास किया गया 15 वर्सेस 1 वोटों से, 157 वर्सेस 15 वोटों से जो है पाकिस्तान का निर्माण किया। और अंदर में जो है अंदर खाते गांधी इसको जो है अपनी उपस्थिति में प्रस्ताव पास करवाता है बंटवारे का, देश के टुकड़े होने चाहिए। और बाहर आकर के कहता है मेरे शरीर के 2 टुकड़े हो सकते हैं लेकिन मैं इस देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ये 2 तरह की बातें करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? दोगला। तो गांधी को भी एक उपाधि देता हूं कि दोगला है। दोगला का तात्पर्य होता है कि 2 तरह की बातें करने वाला। तो इस प्रकार से जो है
बाबा साहब के साथ में तमाम षड्यंत्र पे षड्यंत्र हुए। बाबा साहब की सदस्यता चली गई पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, और भारत के अंदर में बाबा साहब के सारे लोग हैं। बाबा साहब संविधान वहाँ का लिखते अगर, तो भारत के लोग तो इधर है, बाबा साहब के सारे लोग तो इधर हैं। संविधान की सदस्यता यानी सीट की सदस्यता जहाँ से चुनाव लड़े थे बाबा साहब, वो बांग्लादेश में। तो बाबा साहब को मजबूर होकर के एक बहुत बड़ी जो है उन्होंने कॉन्फ्रेंस लिया, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की एक बहुत बड़ी बैठक आपातकाल में बुलाया बाबा साहब ने, इमरजेंसी में बुलाया। और वहाँ से उन्होंने जो है, अगर भारत के संविधान में हमारे लोगों को हकदारी और हिस्सेदारी, उनको कानूनी संरक्षण नहीं मिला, तो ऐसे किसी भी भारतीय संविधान को हम तवज्जो देने वाले, मान्यता देने वाले नहीं हैं। बाबा साहब की पहचान इंटरनेशनल लेवल पर थी, पूरी दुनिया से दबाव पड़ने लगा। और इधर अंग्रेज भी कह चुका था कि जब तक तीनों लोग संतुष्ट नहीं होते हैं, जब तक भारत के जो है अंदर में सर्वसम्मति से जो है संविधान नहीं पास हो जाता है, तब तक मैं भारत को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। ये प्रेशर अगर बनता है तो डॉक्टर अंबेडकर के लोगों को हमारी गुलामी के चंगुल से थोड़ा सा जो है छुटकारा मिलेगा, और नहीं बनाने देते हैं तो अंग्रेज छोड़ के जाने वाला नहीं है। अभी दो परिस्थितियों के बीच में ब्राह्मणों ने तरीका निकाला, कहा चलो ठीक है। फिर बैठक किया ब्राह्मणों ने, कांग्रेस ने बैठक करने के बाद एक बहुत बढ़िया तरीका निकाला। संविधान सभा के दो हिस्सा किए। संविधान सभा यानी संविधान को मान्यता देने वाली कमेटी अलग बनाई गई, जिसको संविधान सभा के नाम से जानते हैं, और संविधान को निर्माण करने वाली टीम अलग बनाई गई, जिसको संविधान निर्माण समिति कहते हैं। यानी निर्माण तुम लोग करोगे, लेकिन क्या मान्यता देना क्या नहीं मान्यता देना डिसाइड इधर होगा, डिसाइड इधर होगा। लिखना ही है ना, लिख लो। डॉक्टर अंबेडकर को मान्यता संविधान सभा के अंदर में निर्माण समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। बाबा साहब ने एक एक आर्टिकल पर बाबा साहब को 3-3 4-4 बार जो है वहाँ पर बहस करना पड़ा, और जो है मनाना पड़ा, पूरी ताकत के साथ लड़ना पड़ा। सामान्य तरीके से जो है संविधान नहीं बना है, हमारे लोगों को हलवा दिखता है। एक एक आर्टिकल के लिए बाबा साहब को लड़ना झगड़ना पड़ रहा था। उनके सामने, उनके तर्क और दलील के आगे ब्राह्मणों के सारे जबकि कब्जा किए थे 99% संविधान सभा में ब्राह्मणों के लोग थे, प्रतिनिधि थे, लेकिन बाबा साहब के तर्क और दलील के आधार पे उनको मान्यता देना पड़ता था। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बाबा साहब जो डालना चाहते थे संविधान में, नहीं डाल पाए। फिर क्या होता है, बाबा साहब अंततः जो है संविधान मंजूर होता है, 1950 में लागू होता है। लागू होने के बाद 1950 में पहली बार पूरे भारत के लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार मिला, पहली बार राष्ट्रीय स्तर पे। और जब पहली बार शिक्षा लेने का अधिकार मिला सदियों बाद, तो हमारे समाज के जो बहुत ज़्यादा एडवांस लोग रहे होंगे, उनके बच्चों का दाखिला 1950 में सरकारी विद्यालयों में हुआ होगा, जो बहुत ज़्यादा एडवांस रहे होंगे। तो उनको भी IAS IPS UPSC अथवा जो है A क्लास या सेकंड नंबर के क्लास के अधिकारी बनने के लिए, जजेस बनने के लिए उनको कम से कम ग्रेजुएशन करना अनिवार्य था। अब भी यही नहीं करोगे तो जज कहाँ से बनोगे, तो भी ये करना अनिवार्य था। इसके पहले मैंने आपको बताया कि 2 सितंबर 1946 को ये भारत के अंदर में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बगैर चुनाव के बना। आज़ाद देश भारत 47 को हुआ, संविधान लागू 50 में हुआ, और भारत का पहला चुनाव आम जनता के द्वारा 1952 में होता है। यानी 52 तक, 46 से लेकर 52 तक प्रधानमंत्री बना रहता अनवरत। तो 6 साल अदालत कैसे चली, 6 साल रेल कैसे चली, 6 साल डाक कैसे चला, 6 साल यूनिवर्सिटीज़ कैसे चली, इन सारी व्यवस्थाओं पर 1946 से ही कब्जा करना चालू कर दिया ब्राह्मणों ने। भारत के सभी स्टेट पर के जो है मुख्यमंत्री नॉमिनेट किए गए 2 सितंबर 1946 के बाद।
अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है। 46 में ही नॉमिनेट कर दिए गए सारे के सारे स्टेट के मुख्यमंत्री ब्राह्मण, कांग्रेस के द्वारा नॉमिनेट किए गए। सारे के सारे अदालतों की जितनी सीटें हैं उन पर कब्जा सारा का सारा नॉमिनेट कर दिया जजेस को, कौन? ब्राह्मण। जब तक अंग्रेज रहा भारत के अंदर में तब तक अदालतों में ब्राह्मण नहीं गया था, क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि ब्राह्मण्स हैव नॉट जुडिशियरी कैरेक्टर, ब्राह्मण के पास न्यायिक चरित्र होता ही नहीं है। अंग्रेजों ने कानून बना करके अदालत में रोक लगाया कि इनके जब फैसला करने की बात आती है तो न्याय नहीं करता, ये पहले देखता है कि हमारी बिरादरी का आदमी कौन है, ये देख करके वो फैसले देता है। यानी पक्षपात पूर्ण जो फैसला होता है वो न्याय के कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। इसलिए अंग्रेजों ने रोक लगाया था उस न्याय, पवित्र न्याय के मंदिर पर, पवित्र न्याय के पर ब्राह्मणों ने एक छत्र कब्जा कर लिया 46 में ही। सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी पर जो है ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। लोकतंत्र में भारत का लोकतंत्र जो है वो प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लागू है भारत के अंदर में। इसका क्या मतलब है? भारत के अंदर में जो सत्ता होती है ना, केवल प्रधानमंत्री बन जाना सत्ता नहीं है। अगर आप इस बात को ना जानते हो तो आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप तो हमसे कम से कम हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, कम से कम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए जो है मैं मान के चलता हूँ कि आपको जानकारी। लेकिन फिर भी जो है हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग के पास जाएगा, हज़ारों के पास जाएगा अभी वीडियो, उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि अभी क्या बोल रहा था मैं, किस विषय पर? योग्यता मतलब कि सबके पास नहीं होती है, मतलब पढ़े लिखे भले हैं लेकिन ज्ञान उतना नहीं। इसके पीछे क्या बता रहे थे? हाँ, लोकतंत्र बताता है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है भारत के अंदर में, प्रधानमंत्री होना सत्ता काबिज करना नहीं है। भारत के अंदर में राजशाही जब थी तो राजा समस्त शक्तियों का केंद्र राजा हुआ करता था। तो राजशाही के ऊपर, मृत्युशैया के ऊपर खड़ा हुआ लोकशाही है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सत्ता के अलग अलग पार्ट बनाए जाते हैं, अलग अलग संस्था बनाई जाती है। पहले कानून बनाने का अधिकार राजा के पास होता था, तो क्या कहा जाता था? मुगले लीजिए, बादशाह सलामत के मुंह से निकला हुआ हर एक लफ्ज, हर एक अल्फाज कानून है। तो राजा के मुख से निकला हुआ हर एक शब्द कानून बन जाता था। कानून बनाने का अधिकार किसके पास? राजा के पास। अमल करवाने का, यानी कि इम्प्लीमेंट करवाने का जो कार्यपालिका का काम था, राजा के पास उसकी समस्त शक्तियां। प्रचार माध्यम का सारा पावर किसके पास? राजा के पास। जो बोलता था वही जो है लिख करके जाता था, खुद करता था वो काम। और स्वयं ही अदालत का भी काम देखता था। राज्यसभा के अंदर में न्याय की प्रक्रिया का भी वो केंद्र था, यानी कि जो समस्त शक्ति का केंद्र राजा के पास हुआ करता था, उसका बंटवारा हुआ लोकतंत्र में कि कानून बनाने की संस्था अलग होगी और वहाँ पर वो लोग कानून बनाने के लिए जो जाएंगे, जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि होंगे, जनता के लोगों द्वारा चुने हुए होंगे, वो जनता के द्वारा चुने हुए होंगे, जनता का खिदमत करेंगे, ख्याल रखेंगे, और वही लोग जाकर के जनता के दुख दर्द के मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, इनकी समस्या को समाप्त करने के लिए ये लोग कानून बनाएंगे। कानून बनाने वाली संस्था अलग होगी, उस कानून पर अमल करने वाली संस्था अलग होगी, जिसका नाम कार्यपालिका होगा, उसका नाम विधायिका होगा। और अगर कार्यपालिका से हमारे भारत की जनता को अगर जो है न्याय, इनके साथ इनका न्याय नहीं मिलता है, तो ये न्याय प्राप्त करने के लिए अदालत की शरण जाएंगे। वो संस्था अलग होगी जिसको न्यायपालिका कहते हैं। और अगर कहीं से भी उसको न्याय नहीं मिला, मजलूम बन करके रह गया, उसकी आवाज़ नहीं बुलंद हो पा रही, उसका जो है वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है, तो उसको न्याय दिलाने के लिए चौथा स्तंभ रखा गया, मीडिया उस मजलूम की आवाज़ को बुलंद करके उसको न्याय दिलाने का काम करेगी। जब मीडिया अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनलों पर चलाएगा कि ये पीड़ित है, इस अधिकारी, ये संस्था में उसको न्याय नहीं मिला, तो उसको न्याय पाने के लिए सारे अधिकारी कर्मचारी की
छीछी थूथू होने लगेगी और उसको जो है कि लोकतंत्र में उसको न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए उसके साथ न्याय मिलेगा। इसके लिए यानी मीडिया क्या है? मीडिया जनता की आवाज़ है। क्या है? जनता की आवाज़ है। आज किसकी आवाज़ है? कांग्रेस की सरकार आए तो उसकी आवाज़ है। इट मीन्स ब्राह्मण की आवाज़ है, ब्राह्मण बनिया की आवाज़ है। क्यों ये समस्या आई? भारत के अंदर में ये बताया जाता है कि मीडिया बिकाऊ है। मैं यहाँ से कहता हूँ बिकाऊ नहीं है, गलत बात है, गलत आरोप है। बिकाऊ नहीं है मीडिया, मीडिया ईमानदार है। अभी बहुत सारे लोगों के पास से वीडियो जा रहा होगा, ये कहेंगे भंते जी क्या बता रहे हैं। मीडिया ईमानदार है क्योंकि मीडिया के अंदर में 1946 से ही भर्ती कर लिया, पूरा ठूंस लिया, 100% कब्जा कर लिया। ब्राह्मण बनिया लोग उसमें कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो हजारों साल तक इस देश के अंदर में जुल्म ज़्यादती किए हुए हैं, वही लोग वहाँ पर शैतान लोग बैठे हुए हैं। तो भारत की जो मूल जनता है, यहाँ का मूल निवासी है, बहुजन समाज के लोग हैं, इनका उनके साथ ब्राह्मण बनिया के साथ में दुश्मनी का, बैर का भाव है, बैर का रिश्ता है हजारों साल का। वो ईमानदारी से अपने बैर भाव को जो है निभा रहा है। मीडिया आपका अपना एक मकसद है हिंदू राष्ट्र बनाना, यानी ब्राह्मणों का गुलाम बनाना, और इस मकसद की दिशा में वो प्रतिबद्ध, बाकायदे प्रतिबद्ध हो करके काम कर रहा है। मीडिया बिकाऊ नहीं है। ये समस्या आज खड़ी हुई है भारत की आवाम की, तो आवाम की जनता की आवाज़ नहीं है, क्योंकि उस पर कब्जा आवाम के लोग नहीं किए हैं। जब उसमें 15% एससी के लोग होते, 7.5% एसटी के लोग होते, 52% पिछड़े वर्ग के लोग होते, 3.5% ब्राह्मण भी होगा, शैतान अगर 3.5% होता तो जनता की आवाज़ बनता। अभी शैतानों का ही पूरा कब्जा हो गया है, तो शैतान की आवाज़ बनेगा ना, इंसान की आवाज़ कहाँ से होगा? ये समझना जरूरी है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1947 की आज़ादी में हमारे लोग आज़ाद नहीं हुए, बल्कि 47 के पहले ही लोकतंत्र के सभी स्तंभ पर अकेले ब्राह्मण कब्जा कर लेता है। बाबा साहब का लोकतंत्र क्या कहता है? समाज की जितनी आबादी होगी, जिस अनुपात में होगी, उस अनुपात में भारत के लोकतंत्र के जितने 4 पार्ट हैं, 4 स्तंभ हैं, उन सभी में इन लोगों की हिस्सेदारी अगर होगी तो लोकतंत्र होगा। भारत के अंदर में लोकतंत्र का जो बंटवारा हुआ वो मुख्य रूप से 4 है। हमारे एससी बैकवर्ड समझते हैं कि सत्ता का मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन जाओ, सत्ता हो जाएगी। तो काशीराम साहब इसका कटु अनुभव उनके पास था। वो कहा करते थे कि सीएम उसका सफल होता है जिसका डीएम हो। सीएम हमारा, डीएम ब्राह्मण का। तो हमारे कांशीराम साहब बहन जी ने जो कानून बनाते थे ये अमल में नहीं लाते थे। हमारी जनता उस कानून का लाभ नहीं पाते थे। कानून बहुत सारा बना लेकिन इम्प्लीमेंट ब्राह्मण करने वाला था, करे नहीं। क्या करोगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा उसको सस्पेंड कर दोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप ट्रांसफ़र इतना ही करोगे ना। और यूपी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, सेंट्रल का है। सेंटर किसका कब्जा है सेंटर में? उन्हीं शैतानों का कब्जा। तो कहां से इंसानियत की बात समझ में आएगी इनको? इट मीन्स जा रही है हमारे वीडियोस को बहुत सारे लोग देखेंगे। कांशीराम साहब का यह कहना कि सीएम उसका सफल होता है जिसका डीएम होता है, हमारे बहुजन समाज के लोग इसको कहते हैं आमतौर पे, कम पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए उपयोग करता हूं मैं, कि रसोइया उसका सफल होता है जिसका परोसवैया हो। हमारे समाज के लोगों ने रसोइया बना दिया लेकिन परोसवैया ब्राह्मण है। तो रसोइया हमारे समाज के लोगों, खवैया हमारे लोग, परोसवैया भी हमारा, खवैया भी हमारा, लेकिन परोसवैया ब्राह्मण है, वो हमको परोसता ही नहीं है। ये समस्या आ रही है। तो अगर यहाँ से इम्प्लीमेंट किया ना किया, हमारे लोग जाएंगे अदालत में, तो अदालत में भी वही लोग बैठे हैं। 79.8% कब्जा प्रशासन में ब्राह्मणों का है, और 100 मतलब ज़्यादातर कब्जा जो है लोकतंत्र के पहले पायदान यानी कि कानून बनाने वाली संस्था पर कब्जा किया।
पूर्ण बहुमत में जितना जो है सरकार बनाने के लिए इसको चाहिए उससे ज़्यादा ब्राह्मणों ने जो है सीटें निकाला ईवीएम के माध्यम से। प्रशासन पर 79.8% कब्जा किया। इसके साथ ही जो है उसने कब्जा किया इस पे, क्या बोलते हैं आप इसको, अदालत पर 80% इसने कब्जा कर लिया। लेकिन 10% बहन जी ने की कृपा से 10% उनको रिजर्वेशन जो मिला तो 10% और बढ़ गया, उसका 90% हो गया। और कॉलेजियम पहले से ही लागू किया हुआ है। तो सभी सिस्टम में जितने लोकतंत्र के जितने पायदान उसमें कब्जा कर लिया। 100% जो है मीडिया में उसका पहले से ही कब्जा है। तो लोकतंत्र पे अकेले ब्राह्मण ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं एक और बात बोलता हूं, मैं भारत के लोकतंत्र को लोकतंत्र बोलना बंद कर दिया हूं। क्यों? भारत के लोकतंत्र पर कब्जा और अतिक्रमण, अगर सभी के हिस्सेदारी पर अतिक्रमण ब्राह्मण किया तो लोकतंत्र पे ब्राह्मण का कब्जा हो गया। इसलिए लोकतंत्र को मैं ब्राह्मण तंत्र बोलता हूं। इस देश के अंदर में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है, ब्राह्मणोक्रेसी जो है शुरू हो चुकी है। उसी का नतीजा है कि पूरे भारत में बहुजनों की अस्मिता लुट रही है, बहुजनों की इज्जत नहीं बच पा रही है, बहुजनों के घर जलाए जा रहे हैं, बहुजनों के पूरी तरह से जो है शोषण हो रहा है और कहीं पर भी नहीं हो रहा है। उसकी वजह है लोकतंत्र खत्म हो चुका है, ब्राह्मण तंत्र लागू हो चुका है। लोकतंत्र हाईजैक करके ब्राह्मणों ने उस पर कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ा आरोप है। तो बाबा साहब यानी 1950 में हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को अधिकार दे दिए पढ़ने का। और जब पढ़ लिख करके हमारे समाज के लोग तैयार हुए तो कब तैयार हुए? 1950 के पहले कब्जा पूरा कर लिया। संविधान लागू होने के बाद पहला चुनाव हुआ 1952 में। 52 में चुनाव हुआ, मंत्रिमंडल गठित हुई है, आयोग बना, भर्ती बोर्ड बने ताकि संस्थाओं में जिनका हिस्सा है भाई सबको भर्ती किया जाए। 1952 से भर्ती चालू हो गई, पूरे देश में भर्ती चालू हो गई। जज की भर्ती निकलने लगी, डीएम कलेक्टर एसपी डीएसपी पुलिस कप्तान की भर्ती निकलने लगी, बाबू कलेक्टर की भर्ती निकलने लगी, मास्टर डॉक्टर की भर्ती निकलने लगी, निकलना शुरू हो गया। अरे हमारे समाज के लोग सन 52 में दूसरी में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े होंगे। जिनके घर के लोग जो है, हमारे घर के लोग जो बहुत ज़्यादा एडवांस होंगे, उनके बच्चे 1950 में दाखिल होंगे ना इस विद्यालयों में, और दाखिल हुआ भी होगा। तो 1952 में तो दूसरी में है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है? तो दूसरी का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये 1965 में हमारे लोग पढ़ लिख करके ग्रेजुएट करके बाहर आए। 1965 तक पूरे भारत पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया, सभी के हिस्से पर कब्जा कर लिया, सबके हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1952 से लेकर के लगातार ये लोग जो है 1965 तक क्या भर्ती जब होती थी, आईएएस आईपीएस या यूपीएससी की जब भर्ती करते थे, अदालतों में भर्ती निकालते थे, तो 15% अनुसूचित जाति का, 7.5% एसटी का और ओबीसी का हिस्सा जो है, जब इनकी भर्ती आती थी, ओबीसी को तो मिला ही नहीं था 1952 में, उसको तो जो है इन लोगों ने गायब कर दिया। बाबा साहब ने दिया था संविधान में, ब्राह्मणों ने गायब कर दिया। और 1990 में पहली बार इसको मिला, तो अभी ओबीसी का मामला ही नहीं, ये मामला एससी एसटी का रहा। तो एससी एसटी की वैकेंसी आती थी, खाली चली जाती थी, आती थी, खाली चली जाती थी। 100 अगर डीएम की भर्ती हो रही है तो 15 डीएम की कुर्सी जो है, 7.5 जो है इसका है एसटी का, ये खाली चला जाता था। और जब खाली चला जाता था तो ब्राह्मण ही इंटरव्यू लेने वाला है, ब्राह्मण ही इंटरव्यू लेने वाला है। वो इंटरव्यू में जब कोई अभ्यर्थी हमारा शामिल नहीं हुआ तो लिख करके एफआर लिख करके भेजता था, यानी फाइनल रिपोर्ट लगा के भेजता था। फॉर दिस पोस्ट कैंडिडेट इज अवेलेबल, इज नॉट अवेलेबल, फॉर दिस पोस्ट कैंडिडेट इज नॉट आर नॉट अवेलेबल, ऐसा लिख के भेज देता था कि ये पद खाली है लेकिन कोई इस पद के लिए कैंडिडेट ही नहीं है, ऐसा लिख के भेज दिया। 1965 आया, हमारे समाज के लोग पढ़ लिख करके आ गए, यूपीएससी का फार्म अप्लाई करने लगे, पीसीएसजे का फार्म अप्लाई करने लगे। अप्लाई करने के बाद में ये लोग क्या करने लगे, हमारे बच्चे लिखित परीक्षा में, प्री मेंस में हाई लेवल पे वो लोग जो है मार्क लाते थे, इंटरव्यू में फेल किए जाते थे। ये लंबे समय तक कार्यकाल इन लोगों का चला।
आप देख लीजिए 1965 के बाद से लेकर 90 तक जो है लगातार देख लीजिए आप, आपके ओबीसी एससी एसटी समाज से जो लोग होंगे वो लिखित परीक्षा में अच्छा नंबर लाते हैं, इंटरव्यू में फेल होते हैं। अभी एक जल्दी की घटना है, उस घटना में जो है एक लड़के ने, ओबीसी का लड़का था वर्मा, उसने लिखित परीक्षा में हाईएस्ट नंबर लाया। को इंटरव्यू में 1 नंबर चाहिए था, 1 नंबर नहीं दिया उसको, आधा नंबर दे दिया, वो फेल हो गया, उसका कम पड़ गया। ये बदमाशी है। तो ये 1965 के बाद से लगातार कार्यक्रम चलाते रहे, और जब चलाते रहे तो लिख करके क्या भेजते थे कि फॉर दिस पोस्ट कैंडिडेट अवेलेबल बट हु दोज अवेलेबल आर नॉट सुटेबल। सुटेबल का मतलब इनके अंदर मेरिट नहीं है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट उपलब्ध है, लेकिन जो उपलब्ध है वो सुटेबल नहीं है। सुटेबल नहीं का मतलब मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं का क्या मतलब है? योग्यता नहीं है। योग्यता नहीं है का मतलब समझते हैं आप? योग्यता का क्या मतलब है? योग्यता नाम का कोई मेरिट नहीं होता। मेरिट नाम का कोई मेरिट नहीं होता। मेरिट बनता कैसे है? तो मेरिट बनता है बुद्धि क्षमता, कार्य क्षमता और ईमानदारी। ये 3 चीज मिलाओ मेरिट बनती है। कार्य क्षमता, बुद्धि क्षमता और ईमानदारी ऐड कर दो बराबर मेरिट। तो हमारे लोग कि कहते थे ब्राह्मण इंटरव्यू लेते समय इनके अंदर मेरिट नहीं है, तो कौन किसके पास होती मेरिट? ब्राह्मण के पास होती है। आमतौर पे जो विदेशी होते हैं वो जिस देश के अंदर में जाते हैं लूटपाट करने के लिए, आक्रांता बन करके जिस देश के अंदर में विदेशी जाता है, वो आक्रांता, आक्रमणकारी व्यक्ति, आक्रमणकारी कौम जिस देश में आक्रमण करके गुलाम बना करके रखी हुई वहां की प्रजा को, उस देश के प्रति वो आक्रांता, ईमानदार नहीं होता। ये एक फैक्ट बता रहा हूं मैं। ब्राह्मण भारत के अंदर में आक्रांता है, विदेशी है, और विदेशी होने के नाते भारत के प्रति ये ईमानदार हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण चाहे जहां पर भी हो, हर जगह लूटपाट मचा करके रखा हुआ है, हर जगह घोटाला उसका चालू है, चाहे जाओ, ईमानदार नहीं है। अच्छा, किसी के पास योग्यता हो, किसी के पास किसी के पास बुद्धि क्षमता बहुत ज्यादा हो, किसी के पास कार्य क्षमता बहुत हो, लेकिन ईमानदारी ना हो, तो वो आदमी जो ईमानदार नहीं है, कार्य क्षमता और बुद्धि क्षमता बहुत ज्यादा है, वो ज्यादा सत्यानाश करने के लिए कामयाब होता है। वो सत्यानाश ज्यादा ढंग से करता है, अच्छे ढंग से करता है। बल्कि अगर कम कार्य क्षमता हो, बुद्धि क्षमता हो, लेकिन ईमानदारी हो, तो थोड़ा ही भला करेगा, लेकिन ज्यादा अच्छा काम करेगा। ब्राह्मण के अंदर कार्य क्षमता हो सकती बहुत ज्यादा, बुद्धि क्षमता हो सकती है, लेकिन ईमानदारी नहीं होने के कारण, यही कारण है कि वो अपनी कार्य क्षमता, बुद्धि क्षमता का उपयोग इस देश के अंदर में सत्यानाश करने के लिए लगाता है। नालंदा को बर्बाद किया इन लोगों ने, तक्षशिला यूनिवर्सिटी को बर्बाद किया इन लोगों ने। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उद्वंतपुरी, राउरकेला, वल्लभी, मनसर, 7 विश्वविद्यालय इस लोगों ने जो है बर्बाद कर दिया। यही कारण है। ये ईमानदार न होने के कारण ज्यादा अच्छे ढंग से इस देश को निचोड़ रहे हैं। पूरी बुद्धि क्षमता, पूरी कार्य क्षमता के साथ इस देश को निचोड़ने में लगे हैं। ब्राह्मण जो है कई बार सिद्ध कर रहा है कि वो विदेशी है, लुटेरा है। हमारे लोग समझ नहीं रहे। इस देश का सारा धन निकल रहा है। चाहे विजय माल्या हो, उसको भगोड़ा घोषित कर दिया। 10,000 रुपया ओबीसी का आदमी केसीसी पर लोन लेता है, उसका चमड़ी उधेड़ करके दमड़ी निकाल लेता है, आरसी निकाल के उसका घर कुड़की करके उसको वसूल लेता है। लेकिन 9,000 करोड़ रुपए लेकर के विजय माल्या नाम का ब्राह्मण गया, उसको भगोड़ा घोषित किया गया। भगोड़ा है। 35,000 करोड़ रुपए लेकर के जो है नीरव मोदी, मेहुल चौकसी 11,000 करोड़ रुपए लेकर के भागे, भगोड़े घोषित हुए। बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है निकाला जा रहा है,
ब्राह्मण जानता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तरसों इस देश को छोड़ करके हमको जाना है। लेकिन जाते समय ये लोग हमको विदाई देने वाले थोड़ी हैं, इतना अच्छा काम थोड़ी किया हूँ। तो जाएंगे, लेकिन जाने से पहले विदाई तो मिलेगी नहीं। इस देश का सारा माल निकालो, बाहर निकालो। वो अपने काम में कर रहा है। एक बाबा जो है उसको लोन दिया गया 17,400 करोड़ रुपए। वो ब्राह्मण था, उस जा करके एक समंदर के किनारे बहुत बड़ा टापू खरीदता है। टापू खरीदने के बाद में वहाँ से एक मैसेज देता है इंडिया को, कहता है एक नया हिंदुस्तान बसा रहा हूँ। तो भारत के ओबीसी SC ST के लोग जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन लोगों ने सोचा हमारे लिए बना रहा होगा। भारत की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वहाँ पर शरण मिलेगा। अरे ब्राह्मण बैनामा लेता है 1-2 बीघा, उसमें हमारी बकरियां पड़ती है तो पीट पीट करके बकरियां भी मारता है और जो हमारे बच्चों को भी मार डालता है। ऐसा ब्राह्मण वहाँ पर 17,400 करोड़ रुपए का अगर टापू खरीदा है समंदर के किनारे, उसमें जो है आपको बसाएगा। तो ब्राह्मण वहाँ से जो है संदेश जो भेजा, उसको उसके ब्राह्मण के संदेश को ब्राह्मण ही पढ़ सकता है। बहुजन समाज के लोग वही पढ़ सकते जो अम्बेडकराइट हों, साधारण लोग नहीं पढ़ सकते। जैसे डॉक्टर की लिखी हुई रिपोर्ट को डॉक्टर पढ़ता है, वैसे ब्राह्मण की कही बात को ब्राह्मण पढ़ता है। क्या मतलब है उसका? मतलब इसका यह है कि ब्राह्मण अगर भारत से निकाले जाते हैं, आने वाले समय में भगाए जाते हैं, तो उसके लिए एक नए देश की मैं व्यवस्था कर दिया हूं। ब्राह्मणों को संदेश पहुंच गए, आप जो है अपना जो है आशा लगाए बैठे हैं। तो ये हमारे लोगों को समझना चाहिए। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पढ़े लिखे, यानी कि जिस मकसद को ज्योतिराव फुले ने रखा था कि इस देश के अंदर में आज़ादी हम लोगों को मिलनी चाहिए और ओबीसी SC ST के लोगों की आज़ादी जो है 1848 में उसका क्रांति शुरू हुआ, वो आज तक यानी 1947 में हमारी आज़ादी के साथ धोखा हुआ। ब्राह्मण ने जो 1857 में आज़ादी का आंदोलन चलाया, हमारी आज़ादी के आंदोलन को 9 साल के बाद जो है जो 1857 में क्रांति हुई, ब्राह्मण आज़ाद हो गया 1947 में। 1848 वाली आज़ादी का लड़ाई आज भी चल रहा है, हम लोग आज भी आज़ाद नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1942 को जब कानून अंग्रेजी हुकूमत में वो लेबर मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने जो है एक संबोधन में कहा था कि हमारा संघर्ष सत्ता और संपत्ति के लिए नहीं है, बल्कि संपूर्ण आज़ादी, यही हमारा अंतिम संघर्ष है, यही हमारा अंतिम उद्देश्य है। ऐसा बाबा साहब ने कहा था। तो अभी पढ़े लिखे जो कर्मचारी हमारे समाज के निर्माण हुए, तकरीबन बाबा साहब कहते थे कि जिस दिन हमारे समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाएंगे, उस दिन हमारे समाज की तरफ आंख उठाकर बुरी नज़र से देखने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। आज हमारे समाज में 1.5 करोड़ लोग एम्प्लॉई हैं, हमारे समाज की पीठ उधेड़ी जा रही है। ना हमारी इज्जत महफूज है, ना हमारे लोगों की जान की कोई वैल्यू है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 1.5 करोड़ लोग जो है, बाबा साहब तो 10-20-30 की बात करते थे, 1.5 करोड़ लोग हमारे समाज में तैयार है। क्यों हैं? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों से जो उम्मीद बाबा साहब लगाए थे, जिस मकसद के लिए पढ़े लिखे लोगों का निर्माण किया गया, बुद्धिजीवियों का निर्माण हुआ। ज्योतिराव फुले जो है चाहते थे कि यही समाज, यही तबका नेतृत्व करेगा अपने समाज का। ये जो बाबा साहब यानी लोकतंत्र में आप ये कर्मचारी अधिकारी जो 1.5 करोड़ हमारे समाज के लोग निर्माण हुए हैं, बाबा साहब के साथ में जो जनता, अनपढ़ गरीब जनता जो है, जो लगी अपना पेट अपना जो है काट करके जो लगी, उन्होंने जो लड़ाई लड़ी, उसका फ़ायदा उस समय उन लोगों ने नहीं पाए, उसका फ़ायदा बाद के लोगों ने उठाया। जिन लोगों ने लाभ लिया, उन लोगों ने संघर्ष किया, जिन लोगों ने संघर्ष किया उसका लाभ नहीं ले पाए। तो कम से कम जिन महापुरुषों की तमाम अथक प्रयासों, संघर्षों के नतीजा हैं आप, उनकी उपज हैं आप, तो कम से कम अपने महापुरुषों के इस अंतिम मकसद आज़ादी के लिए ओबीसी SC ST समाज